शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। महाराष्ट्र में एनसीपी की लड़ाई अब चरम पर आकर खत्म के दौर में है। अब पार्टी दो फाड़ पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। एक गुट की चाबी भतीजा अजीत पवार के पास तो वहीं दूसरे गुट की कमान महाराष्ट्र के सियासत के चाणक्य शरद पवार के पास। लेकिन दोनों ही शक्तियों ने आज शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद अजीत पवार के साथ 31 विधायक तो वहीं कहा जा रहा है कि शरद पवार के पास 11 विधायक उनके साथ शक्ति प्रदर्शन में आए। अजीत पवार ने अपने पार्टी के विधायकों को संबोधित करते हुए कह दिया कि आप 80 साल के हो चुके हैं, यानी कि शरद पवार 80 से ज्यादा साल के हो चुके हैं, रिटायरमेंट क्यों नहीं लेते। और साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। कई बार उन्हें साइडलाइन किया गया, पार्टी के हित में जो शरद पवार है वो नहीं सोच रहे थे। संविधान का विधान कहें या वर्चस्व की लड़ाई, ये स्क्रीन पर आप सुबह से देख रहे होंगे। जिसने पार्टी की नींव रखी आज वही अपनी पार्टी के निशान के लिए लड़ रहा है। ऐसा महाराष्ट्र में पहली बार नहीं हो रहा है। आपको याद होगा 1 साल पहले शिवसेना को तोड़कर शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो वहीं अब एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार ने संख्या बल के आधार पर असली एनसीपी होने का दावा भी ठोक दिया। अजीत पवार ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा ठोका है, इलेक्शन कमीशन को पत्र भेजा है। इधर शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। इसके बाद वाईबी चौहान सेंटर में मीटिंग में शरद पवार ने कहा कि जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ। सुप्रिया सुले उन्होंने भी कहा है, सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे प्रधानमंत्री के लिए कि मैं रिश्वत और भ्रष्टाचार ना मैं खाता हूं ना मैं खाने देता हूं, भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगा रहे थे, आज उन्होंने पूरी की पूरी एनसीपी खा ली है। अब ऐसे में अहम सवाल यह है कि असली एनसीपी किसका होगा। और साथ ही अब तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो धड़ाधड़ हमारे पास महाराष्ट्र से आ ही रही हैं, लेकिन इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शरद पवार की बाइट सुनवाते हैं आपको। जे देशाचं नेतृत्व करतात या सगळ्यांनी बोलण्याच्या संबंधीची काही काळजी घ्यावी लागते। आरोप करायचे तर नुसते आरोप करून चालणार नाही। खरं जर तुमचं चुकीचं काम केलं असेल तर त्या संगतीची कारवाई केली पाहिजे। त्याच्यात सत्य जे सांगतो ते सांगितलं पाहिजे। पण ती त्याच्यामध्ये तेवढी धमक त्यांनी दाखवली आणि त्याचं कारण हे की आपण देशाचे नेते आहोत, राजकीय पक्षाचे नेते आहेत, पण ज्यावेळेस देशाचा नेता म्हणून आपण जनमानसाच्या समोर बोलतो त्यावेळेस त्या प्रकारची सभ्यता आणि मर्यादा या पाळल्या पाहिजे। एनसीपी में मचे सियासी घमासान के बीच शरद और अजीत गुट एक दूसरे पर जमकर बरसे। क्या कुछ कहा है अजीत पवार ने, वो भी सुनिए। कितने बैठते हैं, स्टेज के ऊपर बैठते हैं, कार्यकर्ता कितने हैं, देख रहे हैं ना आप देख लीजिए ना। आप भी देख रहे हो, बोलते कि लोग फंसाकर सिग्नेचर कर रहे हैं। अब लोग जो है तांता लगा हुआ है, लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और उनको पूछा जा रहा है क्या आप कहाँ से है, कहाँ अध्यक्ष है, कार्याध्यक्ष है, फ्रंटल के आप कौन से स्थान पर है, कौन से जिले में है, कौन से तालुका, सब तो लिखाया जा रहा है। जो बीजेपी के भी कार्यकर्ता है वो भी नाराज है। वो एनसीपी के खिलाफ या वो विचार सरणी के खिलाफ वो आज तक 30-40 साल से लड़ते आए और अचानक आज आप सत्ते में और स्ट्रेंथ मिलने के लिए राष्ट्रवादी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, एनसीपी के कार्यकर्ता बीजेपी पे नाराज है, उनके नेता हमारे नेता जो उस साइड गए उन पे नाराज है। तो ये सब देखने के बाद और लोगों की अगर भावना देखे तो लोगों की भावना, ये जो राजकारण है, राजनीति है महाराष्ट्र की जो अलग थी उसके बारे में सब अच्छी चर्चा करते थे। आज वो चर्चा नहीं होती, अतिशय लो लेवल पे गई है। तो लोग कार्यकर्ता सब एकजुट मिलके एक अच्छे विचार को ताकत देंगे। जो आने वाला इलेक्शन है वो जो आज सत्ते में है उनके खिलाफ आप जाता हुआ देखेंगे। तो आपने देखा कैसे बड़े बड़े नेता, जो कहा जाता था कि शरद पवार के राइट और लेफ्ट हैंड है, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो,
और छगन भुजबल हो, ये वो नेता हैं जो हर दम हर कदम पर शरद पवार के साथ रहे, पार्टी का कद बड़ा रखा, लेकिन अब ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही अजीत पवार के गुट में जा चले गए और साथ ही अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो एनसीपी है, मतलब अजीत पवार गुट वाला जो एनसीपी है, उसके लिए अर्जी भी अजीत पवार इलेक्शन कमीशन में दे रहे हैं। आज हम हमारे साथ बात करने के लिए सुदेश वर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से होंगे, विजय कौशिक नेता कांग्रेस के हमारे साथ स्टूडियो से होंगे, शब्बीर अहमद विद्रोही नेता एनसीपी के हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। इसमें सबसे पहले बिना पॉलिटिकली हम कांग्रेस के भी नेता हैं, बीजेपी के भी नेता हैं, आप दोनों के पास आए। सबसे पहले हमारे साथ राहुल लाल जी बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राहुल लाल जी, सुबह से आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, सुबह ये मतलब 3-4 दिनों से चल ही रहा है, लेकिन सुबह से शक्ति प्रदर्शन की जैसे ही बात आई, जब भी इस तरह का माहौल होता है, जब पार्टियां एक दूसरे के साथ गुट तोड़ती हैं और दूसरे पार्टी में जाकर सरकार बनाती हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होता है, शक्ति प्रदर्शन की बात आती है। अब आज अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है और साथ ही वहां शक्ति प्रदर्शन में कहीं ना कहीं शरद पवार बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। क्या शरद पवार को इतनी बड़ी रणनीति की भनक तक नहीं थी? देखिए, अगर आज के शक्ति प्रदर्शन की बात करते हैं तो इसमें कहीं कोई शक वाला बात नहीं है कि अगर अजीत पवार के यहाँ बैठक हो रही थी और शरद पवार के यहाँ बैठक हो रहे थे तो उसमें सीधे सीधे पलड़ा प्रत्यक्षता एकदम बिल्कुल वो शरद पवार का पलड़ा काफी कमजोर था और अजीत पवार का पलड़ा काफी मजबूत था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए, ये पूरे घटनाक्रम ना तो 2 जुलाई को कोई अचानक से इसकी पटकथा लिखी गई होगी, और शरद पवार भारतीय राजनीति में एक तरह से भीष्म पितामह की तरह हैं, उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, 83 वर्ष के हैं वो। तो ऐसी स्थिति में ये मैं नहीं मानता कि जब ये घटना घट रही होगी उसके पहले उन्हें कुछ भान नहीं हुआ होगा। मेरा मानना है ये एक तरह से उनका सुपर, एक तरह से मैं मानता हूं कि कोई सुपर रणनीति है उनकी भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने की। अब इसमें कितना उनको लाभ मिलेगा, चूंकि देखिए 27 जून को माननीय प्रधानमंत्री बयान देते हैं और 2 जुलाई को ही एक तरह से जिनको बड़े बड़े करप्शन के नाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, एनसीपी के ऊपर सिंचाई घोटाला का आरोप, एक तरह से अलग अलग दूसरे घोटालों के आरोप, और वो आरोपी सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री पद पर जाते हुए दिख रहे हैं। तो क्या ये कोई रणनीति थी उनकी? क्योंकि देखिए, जो अजीत पवार ने आरोप लगाया, अजीत पवार का एक बड़ा गंभीर आरोप था प्रीति जी कि 2017 से हम लोगों की बैठकें हो रही थी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, और हम लोग इंदौर जाना चाहते थे, अहमदाबाद जाना चाहते थे, लेकिन ये अंततः कहीं कहीं पूरे मामले को फंसा देते थे शरद पवार। तो तब तो फिर एक तरह से इस दृष्टि से देखें तब तो शरद पवार अपने विचारधारा पर स्थिर दिख रहे हैं। 2017 से वो अब तक कहीं कहीं बीजेपी गठबंधन में वो नहीं गए। 2014 में एक तरह से जिसमें शिवसेना समर्थन देने में वहापोह कर रही थी प्रीति जी, उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। तो वो घटनाक्रम छोड़ दें अगर हम लोग, तो 17 से लेकर 23 तक में कहीं कहीं उनकी विचारधारा में एक हमें स्थिरता दिखती है। और दूसरी चीज की, अगर आप उनके सिंबल को भी ले लेते हैं, उनके नाम को भी ले लेते हैं तो ये लेकिन ठीक है, लेकिन अब अजीत पवार ने अपने संबोधन में कहा है कि बीजेपी में जो बड़े बड़े नेता है उनकी रिटायरमेंट की एज है, कांग्रेस में भी रिटायरमेंट की एज है, एनसीपी में राष्ट्रीय कांग्रेस में आके रिटायरमेंट की एज क्यों नहीं? अभी अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर वापस आ गए। सुप्रिया सुले को उन्होंने बनाया, कह रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर वापस आ गए। ऐसे में जो लोग पार्टी की नींव बनकर खड़े, उन्हें मौका कब मिलेगा? जो यूथ है, जो जुड़ रहे हैं पार्टी से, उन्हें लगता है कि कैसा नेतृत्व हो जो 24 घंटे कहीं पर भी पार्टी के लिए उठकर खड़ा होकर भाग सके। नहीं, बड़ा गंभीर सवाल है ये। देखिए, अब आप अभी इस समय देख लीजिए, उम्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं लोग, उनके उम्र के ऊपर सवाल 2019 में भी उठ रहे थे, लेकिन वही 17 में हम लोगों ने देखा था कि वर्षों में भिंगते हुए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तमाम लोग उस समय कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और तमाम राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, 100 से ज्यादा सीटें आई। आज मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र क्या है? तो अगर कोई व्यक्ति इस समय भी वो पूरी ऊर्जा के साथ दिख रहे हैं तो उनके उम्र के ऊपर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, कुछ जो मुद्दे हैं कि क्या आप नई पीढ़ी को उभरने नहीं दे रहे? अरे अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष थे, प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष थे, सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो एक तरह से अगली पीढ़ी को भी तो मौका वो दे ही रहे थे। तो देखिए, ये जो आलोचना कर रहे हैं कि नहीं वो तो राहुल गांधी के साथ बैठक में चले गए, अरे महाविकास अघाड़ी में 2.5 साल कांग्रेस के साथ सरकार चल रही थी, तब आपको आपत्ति नहीं थी, अब आपको आपत्ति हो रही। तो ये देखिए, अलग अलग बहानेबाजी की स्थितियां हैं। हमें लग रहा है कि संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं के ऊपर कहीं कहीं जो तमाम वो लोग उसमें आरोपित थे, वहां से कहीं कहीं सहायता, कुछ न कुछ राहत की आस में कि हमें राहत भी मिल जाएगी और सत्ता भी मिल जाएगी, उसी संदर्भ में यह घटनाक्रम घटी है। सुदेश वर्मा जी, सुप्रिया सुले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना मैं रिश्वत खाता हूं, ना मैं खाने देता हूं,
और ऐसे में प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें बोल गए और एनसीपी को खा गए। देखिए प्रीति जी, आपको पता है कि अजीत पवार साहब पहली बार नहीं आए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओथ दिए थे, लेकिन अपने साथ लोगों को नहीं ला पाए। इस कारण वो सरकार चली गई और महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी। तो ये पहली बार नहीं है कि अजीत पवार जी ने प्रयास किया। पिछली बार सक्सेसफुल नहीं, उस समय कहाँ कोई प्रेशर ऐसा तो था नहीं। तो ये कहना कि करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज़ है या बीजेपी की तरफ से प्रेशर है, अरे भाई आपको कौन कर सकते हैं? ये तो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हम तो तैयार हैं लड़ने के लिए, तो कौन इनको प्रेशराइज कर सकता है? ये एक राजनीतिक कवायद है और एक राजनीतिक स्टेप उन्होंने लिया है, क्योंकि एक डायनेस्टिक पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण ट्रांजिशन स्मूथ नहीं हो पा रहा था। शरद पवार साहब सुप्रिया सुले को चाहते थे, उनकी बेटी को मिले। अजीत पवार उनके भतीजे हैं, भतीजे को नहीं देना चाह रहे थे। और अजीत पवार जी का एक वर्चस्व रहा है एनसीपी में बहुत पहले से, तो नेचुरली ये अंदरूनी कलह है उनका, जिसके कारण ये स्प्लिट हो रहा दिख रहा है। इस पर बीजेपी को ब्लेम क्यों करना? ठीक है, बीजेपी को ब्लेम क्यों करना, आप ठीक कह रहे सुदेश जी, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट में भी बहुत भारी खलबली है, बहुत हड़बड़ाहट में है। उनके कई एमएलएज तो अब मीडिया के सामने, नेशनल मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं कि यही चीज तो पहले भी थी जब वो शिवसेना के साथ थे, तभी डिप्टी सीएम अजीत पवार थे, सेम प्रॉब्लम उन्हें वहां फेस करना पड़ता था। और आपको याद होगा कि ऐसे में एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया था कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो फाइनेंस का अजीत पवार के पास था, उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों के लिए फंड नहीं देते हैं ये। अब ऐसे में आज फिर से उनके पार्टी से, उनके जो गुट, शिवसेना का जो गुट है एकनाथ शिंदे का, वो खुलकर कह रहे हैं कि इनके आने से पार्टी एक बार सोच रही है। उनकह रही पार्टी तो अच्छे से चल रही थी एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी, फिर जरूरत क्यों पड़ी आप एनसीपी को लेकर के आप आगे आए? सुदेश जी, बात जरूरत की नहीं है प्रीति जी। मुद्दा ये है कि अगर कोई पार्टी और उसके नेता ये बोलते हैं कि हम मोदी जी के विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास से प्रभावित हैं और विकास के इस यात्रा में जोड़ना चाहते हैं, तो हम उन्हें क्या बोले? नहीं आप मत आइए विकास की यात्रा में। एमएलएज हैं, नेता हैं, अगर वो आकर महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं तो फिर किसी को क्यों प्रॉब्लम हो सकता है? इस अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए राहुल जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद विजय कौशल, जल्दी से राहुल जी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुदेश जी पॉलिटिक्स में आपकी पार्टी तो एक तरह से दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी में गिनती है उसकी, तो ऐसे स्थिति में एक आप चूंकि केंद्र में भी प्रचंड बहुमत के साथ हैं, राज्यों में भी प्रचंड जगह पे हैं, तो ऐसे से माननीय प्रधानमंत्री जब भ्रष्टाचार का स्लोगन लेके कहता है, फिर उन्हीं लोगों को अगर 27 जून और 2 जुलाई के बीच में समय नहीं है ज्यादा, और वैसे स्थिति में फिर वही लोग अगर आपके समर्थन वाले सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ये एक सवाल तो उठता है ना, ये सवाल उठ रहा है कि आप आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े, फिर आप ही के समर्थन वाले सरकार में वो मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए राहुल जी, जो भी करप्शन के चार्जेस हैं, जिसने भी करप्शन किया है, वो चाहे बीजेपी में हो चाहे बीजेपी से बाहर हो, करप्शन के खिलाफ जो मुहिम नरेंद्र मोदी जी ने छेड़ा है, वो मुहिम अपने निर्णायक नतीजों पर पहुंचेगा। इसके बारे में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और ये जो है एक पॉलिटिकल मूव है। कुछ लोग अगर आना चाहते हैं, विकास के इस यात्रा में साथ मिलना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी आज़ादी है, उनको वेलकम करते हैं। लेकिन कोई भी अगर एक्ट उन्होंने किया होगा ऐसा, तो उस एक्ट पर कोई हम उसको एक क्षमादान नहीं कर रहे हैं, वो चलता रहेगा। अगर कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। और ये बीजेपी नेता के लिए उतना ही वैलिड है जो बाकी लोगों के लिए वैलिड है। शब्बीर अहमद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए, एनसीपी के नेता। शब्बीर जी, अब तो अजीत पवार कह रहे हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा कुनबा है एनसीपी का, तो एनसीपी का जो लोगो है, एनसीपी पार्टी का चिन्ह ले गए अजीत पवार। अब क्या करेगी शरद पवार की पार्टी, जिसमें 11 विधायक हैं? शब्बीर अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही है विद्रोही साहब, अनम्यूट कीजिए विद्रोही साहब, अनम्यूट कीजिए विद्रोही साहब।
आपकी आवाज नहीं आ रही है शब्बीर अहमद। मैं आपको कोशिश करूंगी कि हम लोग आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे। हमारे साथ विकास कौशिक जी, विजय कौशिक जी भी हैं, नेता हैं कांग्रेस के। अब सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी है कांग्रेस, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे आप केवल महाराष्ट्र के नजरिए से ना देखें। दरअसल है क्या, जब से भाजपा कर्नाटक चुनाव हारी है तब से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपने में भी पीएम की कुर्सी जाती हुई दिखाई देने लगी है। और आज भाजपा इस तरह के कुकर्मों पर उतर आई है कि जिन लोगों को भ्रष्ट कहते थे, बेईमान कहते थे, जेल भेजने की बात कहते थे, उनको आज भाजपा गले लगा रही है, उनको आश्वासन दे रही है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबूत के तौर पर शिवसेना के वो सांसद हैं, वो विधायक हैं जिनके माध्यम से पहले महाविकास अघाड़ी की सरकार को महाराष्ट्र में तोड़ा गया। मोदी जी अब अच्छी तरह जान चुके हैं कि उत्तर भारत में उनकी कलई खुलने लगी है। उनका जो मुस्लिम प्रेम है, जिसके चलते आज मोदी जी मुस्लिम टोपी पहनने के लिए भी तैयार हैं, मोहम्मद साहब के एक तरीके से उनके पैगंबर के तौर पर उनके प्रचारक बनने के लिए भी तैयार हैं वोट बैंक के लिए। आज वो मोदी जी राज्यों में विपक्षियों की सरकार गिराकर ऑपरेशन लोटस के तहत इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी तरीके से 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये जितने भी चोर और बेईमान जिन्हें आप कहते थे, उनकी जो टोली बना रहे हैं, इनके बोझ से खुद भाजपा डूब जाएगी। क्योंकि आज भाजपा की ये हालत है कि जो अपने आप को सिद्धांतवादी पार्टी कहती थी, आज उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आंसू बहा रहे हैं। क्यों? ना तो उनके लिए पद है, ना उनकी कोई एडजस्टमेंट है, और कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से ले जाकर भाजपा उन्हें भाजपा का चेहरा बना रही है। तो निश्चित तौर पर देश की जनता इनसे सवाल पूछेगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी तो टूट गई ना। नहीं, मुद्दा ये है, एनसीपी और साथ ही कांग्रेस अब कहाँ रही? अब तो टूट गई। अब तो सीधे सीधे एनसीपी ने बीजेपी के साथ, अब तो सीधा सीधा हम कहेंगे कि उन्होंने गठबंधन कर लिया। प्रीति जी, हमारा मुद्दा ये है कि जिन अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस जी जगह जगह घूमकर केवल एक ही बात कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग कि भाई उसे चक्की पीसनी ही पड़ेगी, जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने कई हजार करोड़ के घोटाले किए हैं। आज उसके माध्यम से एनसीपी को तोड़वाकर, एनसीपी का कथित रूप से विलय अपनी सरकार में कराकर समर्थन लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है भाजपा? मेरे पास ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि जिनको चोर और भ्रष्ट कहती थी भाजपा, बाद में उनको गले लगा लिया। अब कौन सी सीबीआई, कौन सी ईडी जांच चल रही है भगवान जाने। ये कह रहे हैं विकास की यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो भाई, जिनको ये देशद्रोही कहते थे कल तक, अगर वो कल को आकर कहेंगे कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, तो कह देंगे कि विकास की यात्रा में देशद्रोहियों का भी स्वागत है, पाकिस्तानियों का भी स्वागत है, खालिस्तानियों का भी स्वागत है। तो मोदी जी कैसी राजनीति कर रहे हैं? लेकिन ठीक है, अभी शब्बीर कह रही हूँ, शरद पवार जी जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि अजीत पवार खोटा सिक्का निकले। जब तक उनकी पार्टी में थे तब ये खोटे सिक्के की कदर नहीं थी, जैसा कि अजीत पवार बताते हैं। और जैसे ही अजीत पवार बीजेपी के साथ आते हैं तो शरद पवार को अजीत पवार खोटा सिक्का लगते हैं। राष्ट्रीय एनसीपी के राष्ट्रीय पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अजीत पवार ने अपनी दावेदारी की थी, तब सुप्रिया सुले पुत्री मोह दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने, अब मौका राजनीति में देखिए हर कोई देखता है, अब आपको मौका मिला आप मौका नहीं देखेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब वो चले गए तब उन्हें खोटा सिक्का कह रहे, इस पर क्या कहेंगे आप विजय जी? मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार आई तो ये इनके जितने भी घोटाले हैं उसके लिए ये भाजपा के लोग जेलों में जाएंगे। आज जो पैसे, धन बल और सीबीआई ईडी का डर दिखाकर सबूत के तौर पर, जैसे ही मध्य प्रदेश में मोदी जी ने ये कहा कि अब वो क्षेत्रीय दल के नेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में अंदर भेजने वाले हैं, अगले दिन तो केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। सुदेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। और उसी तरीके से अब जिस तरह से अजीत पवार बीजेपी में चले गए, सुदेश वर्मा ये सब साफ साफ दर्शाता है कि इस देश में तानाशाही चल रही है। हमारी बात भी सुन लीजिए विजय जी, मानेगा वो ठीक है, थोड़ा मेरी बात भी सुन लीजिए। दुरुपयोग चलता रहेगा देश में। सुदेश जी बोलिए। प्रीति जी, इतना रुदाली क्यों हो रहा है? क्या ये भाजपा कमजोर हो जाएगी इसके लिए हो रहा है, क्या ये अपने अंदरूनी कलह के कारण हो रहा है? महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जो आपकी विकास अघाड़ी है वो फेल कर गई, इसको मान जाइए।
और आप हमें तो मोरालिटी मत बताइए ना। अरे भैया, शिवसेना आपने आपका नेचुरल एलाई था क्या? समझाइए, जब कांग्रेस शिवसेना को से आपने समझाने की अलायंस जरूरत किया नहीं है, था वर्मा जी। तो शिवसेना आपके खिलाफ लड़ी थी, वो बीजेपी के साथ लड़ी थी। आप भूल रहे इतिहास। आपके साथ शिवसेना आ जाए तो बहुत अच्छा हो गया, कॉम्युनल शिवसेना सेकुलर हो गया। हमने और तो अगर शिवसेना का धड़ा हमारे साथ आ जाए, एनसीपी का धड़ा हमारे साथ आ जाए तो आपको इसमें आपत्ति है? अरे अपने अंदर झांक के देखिए, जो अजीत पवार भ्रष्ट अपने था, अंदर झांक आज के वो आपकी देखिए, तो पार्टी देश का, को आपकी आगे बढ़ाने के लिए सरकार आ रहे हैं। का आपको क्या दिक्कत है भाई? मुख्यमंत्री कैसे हो गया वर्मा जी? आप कई तो हजार आप करोड़ भ्रष्ट के बोल रहे हैं घोटाले ना? किए थे भाजपा के आप मान मुताबिक रहे हैं अजीत ना? पवार ने। आप मान आज रहे वो हैं कि ईमानदार भ्रष्ट आप कैसे हो बोल रहे हैं? गया? अरे हमने बोला तो हमने एक राजनीतिक एलिगेशन लगाया, एक राजनीतिक आक्षेप लगाया। आप तो मान रहे हो ना? आप तुम की धड़ा के थे। मान रहे हो? आप राहुल तो गांधी बोलने के का खिलाफ क्या भी मतलब आपने हुआ? राजनीतिक तो आप आक्षेप मान लगाए रहे हैं, कुछ है और नहीं हम आपके आपको पास, आज भी मान बता रहे रहे हैं ना? नहीं। प्रीति जी इन्होंने तो मान लिया। अरे छोड़िए, रोइए मत, तो आप रहे हैं। अगर आप राजनीति नहीं कर पा अरे रहे हैं, आप अपने पाप के करिए बोझ तो से बहुत डूब बढ़िया। जाएंगे, हमें और कुछ अगर करने की हमारे जरूरत साथ नहीं वो आ है। जाए तो बहुत कर्नाटक खराब। के बाद आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है पूरे देश की एक जनता साल को। के बाद तो आपको खुश होना चाहिए फिर तो। हम तो खुश हैं, अरे हमें क्या आपको दिक्कत है? खुश होना चाहिए भाई साहब। अरे अगर आपका आप असली कमजोर चरित्र हो रहे सामने हैं, आ गया देश के कमजोर सामने होगी तो आप खुश होइए कि जिन्हें आप ताली बजाइए, भ्रष्टाचारी आप रोक क्यों कहते थे रहे उनके हैं? साथ मिलकर रोना नहीं चाहिए सरकार आपको। बना रहे हैं। ये रोना सही नहीं है। राहुल लाल जी, ये खोटा राजनीति- सिक्का कहना कहाँ तक जायज? अरे हम जिसको जो देखिए, बोले खोटा बोलने से सिक्का। नहीं होगा, आज proof अगर होना अजीत चाहिए। पवार राजनीति में कुछ भी करते हैं तो देखिए Proof शरद पवार होना लेके आए ना। चाहिए, देखिए proof होना परिवारवाद चाहिए, की proof परिभाषा किसी को होगा। अलग अलग ढंग से नहीं कर भ्रष्टाचार सकते किया, हैं। उसके खिलाफ एक्शन होगा। परिवारवाद में ये कहना कि नहीं सुप्रिया सुले को तो वो पसंद कर रहे थे, हमने वो भी तो उनके भतीजे ही थे। तो ऐसी स्थिति अगर उनको जिम्मेवारी नहीं देना होता फिर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाते। तो देखिए ये चीजें नहीं है, मामला कुछ और है। देखिए अब तो यहाँ पे सुदेश जी ने मान लिया कि राजनीति की स्थिति है, तो क्या अगर कल के डेट में आरजेडी नहीं, कल के डेट में अभी आप आरजेडी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी अगर बीजेपी का समर्थन कर दे तब तो आप उनका भी समर्थन ले लीजिएगा। तमाम विपक्ष में जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर वो तमाम लोग अभी ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लग रहा है उनका भी समर्थन आप ले लीजिएगा। और ये कहना कि नहीं हमने उन्हें आरोपों से मुक्त नहीं किया, सुदेश जी विश्वास नहीं करते हैं। नहीं सुदेश जी एक लाइन खाली सुन लीजिए। में विश्वास नहीं करते हैं। आप चलिए, करते शबीर होंगे। अहमद जी जुड़ गए। शबीर अहमद जी, एनसीपी जो के भी नेता भारत हमारे की साथ, विकास- एनसीपी के नेता शबीर अहमद जी मुंबई से हमारे साथ। शबीर अहमद जी, खोटा सिक्का अजीत पवार को कह रहे हैं शरद पवार, और उसके बाद अजीत पवार ने अभी एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी भी ठोक दी है। वो कह रहे मीटिंग हुई थी 30 जून को मीटिंग हुआ था और प्रफुल्ल पटेल ने ये मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये पारित कर दिया गया था कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार को माना जाएगा। हमारे यहाँ बाइलाज है, बाइलाज के मुताबिक जब चुनाव होगा तो वो अध्यक्ष होगा। चुनाव आयोग के यहाँ जो विवाद गया हुआ है, लेकिन वो पार्टी तो विवाद आपके पास अब पार्टी तो आपके पास रही नहीं, पार्टी तो अजीत पवार के पास खिसक चुकी है। अरे अभी हम पवार के साथ हैं, पार्टी की बात बाद में कीजिएगा। पार्टी के जनक पवार हैं, लोग पवार को ही पार्टी समझते हैं। 11 विधायक आए इसलिए सर, अभी- 11 विधायक। अरे वही 11 विधायक रहे, जनता की बात कीजिए। विधायक का मामला, फंड लेना है, आखिरी साल है, 24 में चुनाव है, ये सरकार के बीच में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ रहकर अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाएंगे, जनता इनको वोट देगी। जबकि हमारा ही दुश्मन हमारे घर का आदमी हमसे बाहर होकर के जा रहा है। तो विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करना है और वो काम करने के लिए सरकार के इर्द गिर्द ही रहेंगे। लेकिन जब पार्टी के बीच थे तो पार्टी के बीच थे, पार्टी के आदमी सरकार में गए हैं तो अभी वो धीरे धीरे बात होने दीजिए कि 40 साइन था लेकिन 32 गए, 8 क्यों नहीं गए, ये सारी बातें सामने आएंगी। हमारा इस पर कहना नहीं है, ये कानूनी लड़ाई है, लेकिन कहना सिर्फ ये है कि देश के अंदर मरा हुआ लोकतंत्र पैदा किया जा रहा है ताकि डरी हुई सरकार में जितना भी मरा हुआ लोकतंत्र तानाशाह को पैदा करता है, लोकतंत्र की हत्या करके ये देश के अंदर तानाशाह को लाना चाहते हैं। आप कोई काम किए हो भारत के अंदर तो बता दीजिए, कोई काम आपने नहीं किया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हैं। एक बार सुदेश वर्मा का रुख कर लेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद लोकतंत्र की हत्या पार्टी को इस तरह से विलय, शरद पवार भी कह रहे थे कि पार्टी आप जाइए, पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर आप जाना, ये लोकतंत्र की हत्या है, शबीर अहमद भी कह रहे थे। इस पर सवाल हम पूछेंगे हमारे साथ बीजेपी के जो नेता हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर हो जाइए। देखिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। और ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है महाराष्ट्र से ही। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर, शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाया गया है और अजीत पवार को नया एनसीपी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अजीत पवार ने शरद पवार से अध्यक्ष पद छीना और साथ ही प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि 30 जून को मीटिंग हुई थी जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अजीत पवार के नाम को पेश किया गया था और वो पारित कर दिया गया। अब ऐसे में आज क्योंकि अब अजीत पवार एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए हैं और डिप्टी सीएम बन गए हैं बीजेपी के साथ, अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन हुआ और उसमें अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शित कर दिया, फ्लोर टेस्ट में पास हो गए और अब अजीत पवार ने अध्यक्ष पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शरद पवार को एनसीपी के चाणक्य शरद पवार को हटा दिया है और खुद अब एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार बन गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और सुबह से ही तकरीबन ये अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि शाम होते होते शायद स्थिति आ जाए और ये खबर आ जाएगी। और ऐसे में आप देखिए ठीक 5:30 बजे का वक्त हो रहा है और ये खबर आ गई, बड़ी खबर है। ये महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, लगातार महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो आकर्षण का केंद्र इस वक्त पूरे भारत के लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं जिसके बारे में कभी वहां के राजनीतिक शरद पवार ने भी कभी नहीं सोचा था। अब इस खबर पर आप देखिए कैसे खबरों का रुख लगातार सुबह से लेकर शाम तक में बदल रहा है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हो गई है। अब ऐसे में सीधा हम रुख कर लेंगे हमारे साथ जितने हमारे मेहमान हैं और शब्बीर अहमद के पास हम चलेंगे, हमारे साथ नेता एनसीपी के। चलिए शब्बीर अहमद से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुदेश वर्मा जी, अजीत पवार ने शरद पवार के अध्यक्ष पद को छीन लिया, उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया है। आप देखना पड़ेगा कि एनसीपी का कंट्रोल किसके हाथों में रहता है, क्योंकि ये तो एक पार्टी के स्प्लिट की बात है। ओरिजिनल एनसीपी कौन है इसकी बात चल रही है। शरद पवार साहब कितना अपने फेवर में स्ट्रेंथ जुटा पाएंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव में देख लेंगे, तो चुनाव तो 1 साल बाद है, उसके बाद चुनाव में निश्चित ही देखेंगे हम लोग भी चुनाव का इंतज़ार कर रहे हैं। और इस तरह की बातें जो अभी कही गई, देखिए लोकतंत्र का हत्यारा बोलना, इस तरह की बातें करना बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये देश आज़ाद है, हर किसी को अपनी राजनीति करने का अधिकार है। इस तरह की बातें न बोलें। आप जब शिवसेना के साथ जाते हैं वो डेमोक्रेसी हो जाता है, ही पार्टियां जो हैं अपने दल बदलने लगेंगी। धमकी क्यों? आप हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम पांडे नहीं है, शुभम पांडे संवाददाता इसी खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम का रुख कर लेंगे। शुभम, बहुत बड़ी खबर है, अजीत पवार ने शरद पवार से अध्यक्ष पद छीन लिया है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है। बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, अब से थोड़ी देर पहले अजीत पवार ने जो अपना अलग गुट बना चुके हैं, उन्होंने 39 विधायकों का एफिडेविट उस पर साइन करवाकर चुनाव आयोग को भेज दिया, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब शरद पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो खुद अजीत पवार एनसीपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। इससे कहीं न कहीं शरद पवार को एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि ज्यादा जो है वो अजीत पवार के संपर्क में, अजीत पवार के गुट में, तो ऐसे में अजीत पवार को उन्होंने अपना राष्ट्रीय नेता जो है वो चुन लिया है। आगे शरद पवार की तरफ से अब क्या किया जाएगा? कोई स्टेप, कोई भनक, कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से? क्योंकि सुप्रिया सुले भी अपने भाषण में बहुत कुछ कह गई हैं आज बीजेपी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शरद पवार और सुप्रिया सुले ने दोनों साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी लोग गए हैं उन्हें सबक सिखाना होगा और अगले 3 महीने में ये जो दृश्य आज हम देख रहे हैं इसे बदल देंगे, जैसा शरद पवार ने पहले ही कहा था। अब यहाँ पर शरद पवार के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन बचाने के लिए बहुत कुछ है। जो सारे विधायक इस वक्त उनके पास 7 विधायक ऐसे हैं जो नॉट रीचेबल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो किसी गुट में नहीं है। उन्हें अपने पास लाके ज्यादा संख्या बल और कार्यकर्ताओं का जो प्यार है वो और कार्यकर्ताओं का समर्थन वो उन्हें जुटाने की जरूरत होगी। तो ऐसे में शरद पवार के पास अब बचने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अजीत पवार के पास ज्यादा विधायक दल हैं, कई बड़े नेता उनके साथ में है। तो ऐसे में एनसीपी जो है अब शरद पवार के हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है शुभम, एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके तमाम विधायकों की तरफ से भी एक नाराजगी जो जाहिर हो रही है, उस पर क्या कहेंगे?
बिल्कुल, शाम को 7 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायक और मंत्रियों की जो एक मीटिंग लेने वाले, उसमें साफ तौर पर इस बात की नाराजगी तो है क्योंकि अजित पवार एनसीपी और कांग्रेस के लिए वो साल 2022 में है और आज एनसीपी ही अजित पवार पूरी पार्टी को लेकर फिर से सरकार में शामिल हो गए। तो ऐसे में कहीं न कहीं नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन आज ये मीटिंग होगी, मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले जो है एकनाथ शिंदे गुट की ओर से लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सुदेश वर्मा जी, 7:30 बजे मीटिंग, एकनाथ शिंदे की तरफ से नाराजगी पार्टी में, जिस तरीके से अभी अजीत पवार अब आए हैं, ऐसे में पार्टी के अंदरूनी कलह से कैसे बीजेपी पार पाएगी? ठीक है, आपने तो एक बड़ी पार्टी एनसीपी, उसके तमाम विधायकों को साथ ले आए, आपने जोड़ लिया, जरूरत थी या फिर अपनी मर्जी से आए, लेकिन आपके साथ ऑलरेडी जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं एकनाथ शिंदे, उन्हें मनाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? सुदेश जी। नहीं, मनाने की क्या आवश्यकता है? नाराजगी आप खुद सोचिए। अभी हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि नाराजगी है, हमारा पार्टी समर्थन में। है। बीजेपी वालों की खुद समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। सारे लोगों ने मीडिया के कैमरों के सामने में कहा है। देखिए प्रीति जी, बीजेपी के लोग खुद परेशान। अच्छा, एक बार बोल लेने दीजिए सुदेश जी। बीजेपी के बिहाफ पे भी आप ही बोलिएगा क्या? बीजेपी से इतना प्यार आपको हो रहा है? मेरी बात सुनिए ना, सुन लीजिए ना। जब कांग्रेस का ठेका बीजेपी ले सकती है कि राहुल गांधी जी क्या खा रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या पहन रहे हैं, जो तो भाई हम भी कंफ्यूजन बता हुआ सकते होगा, हैं मोदी जी क्या खा रहे जो हैं, कंफ्यूजन हुआ होगा, क्या डर दिखा रहे हैं, कंफ्यूजन के बारे में कैसे दूर किया जाए, ये मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। तो वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकता है? भाई तो समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुदेश जी। हमारे अलायंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चिंता मत करिए। आपको आप चिंता हमें नहीं है, अंदरूनी बातों को चिंता तो देश की जनता को है कि किन भ्रष्टाचारियों को देश की सत्ता नहीं है कि जो हर भ्रष्टाचारी के साथ हाथ मिलाते जा रहे हैं। अरे आप लोग भ्रष्टाचारी हैं क्या? एक आप लोग भ्रष्टाचारी हैं क्या? क्यों डरते हैं भाई? आप तो आरोप लगा रहे थे ना सारे सुदेश के नेता डर रहे हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में हम लोग पहले से विवाद देख रहे थे, विज्ञापन विवाद, जिसमें कि एकनाथ शिंदे का फुल एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर नहीं थी, मोदी जी की तस्वीर थी। उसके बाद महाराष्ट्र में कितना हल्ला हंगामा हुआ वो आपने देखा। फिर अगले दिन फिर तस्वीर बदली गई, फिर उसमें दोनों की तस्वीरें लगाई गई। ये इस 2 जुलाई के घटनाक्रम से पहले चल रहा था। तो अब तो कहीं कहीं तनाव की रेखाएं मैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी दिख रही है, और जो एक तरह से जो लोग हैं एकनाथ शिंदे राहुल वो जी तो खुल के प्रकट कर रहे हैं ये चीजें। तो मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं जी, ये तो मोदी जी की तरफ से 2024 की सुनिए तो सही भाई साहब। मोदी जी को सपने में भी कुर्सी नजर आ रही है। राजनीति में राहुल जी मामला है, पाकिस्तान से भी समझौता करने तो आज बीजेपी करने के लिए तैयार है। जो इनके हालात फोड़ के अलावा इन्होंने बेरोजगारी को दूर किया, महंगाई को दूर किया। अरे बीजेपी का क्या रोल है भाई साहब? आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे और बीजेपी को दोष दे रहे हैं, शर्मा नहीं चाहिए आपको। सीबीआई सब बन गए भाजपा, अपने घर को आप संभाल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी को दोष दे रहे हैं। शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। शब्बीर जी, शब्बीर अहमद, अगर आपने चोरी किया है, शब्बीर अहमद जी, अगर आपने चोरी किया है तो आपको डरना चाहिए। चोरी आपने किया है तो, और चोरी नहीं किया है तो डरने की क्या आवश्यकता है? शब्बीर अहमद, एक सेकंड, शब्बीर अहमद जी, शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अजीत पवार ने हटा दिया, क्या कहेंगे आप तो पुराने कद्दावर नेता हैं एनसीपी के, और आपने अभी कहा कि आप पार्टी सकते न वो उनको हटा सकते। हाँ। ये अभी चुनाव आयोग के पास है। हमारा सिर्फ एक बात कहना है, जो ये बात कह रहे हैं, हम सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि भ्रष्टाचारी हमारा भाई भी हो तो आप सजा दीजिए, लेकिन भाई के साथ प्यार करेंगे और दूसरे को फंसाएंगे। आप बताइए अनिल देशमुख में आपने क्या किया? 14 महीना जेल रख करके उसके ऊपर क्या किया है बताइए? आपने उसका कैरियर खराब किया। ये इसी तरीके से लोगों को डरा कर धमका कर कैरियर खराब कर रहे हैं। अब तक बता दें कि सीबीआई ईडी ने कितने छापे डाले और कितने पर कार्रवाई हुई। ये सब ड्रामा है। भाजपाई बना करके ये इनको अपना कार्यकर्ता बनाकर ये काम ले रहे हैं। क्या सबको आप ये सुन लीजिए, क्लीन चिट मिल गया क्या सबको? ने खुद के सुदर्शन जी, अरे भाई साहब क्लीन चिट सबको मिल गया। मोहन भागवत ने खुद कह दिया कि मोदी के अंदर अब करिश्मा नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। तो आप कौन सा करिश्मा दिखाएंगे? इसलिए हमारे घरों को तोड़ने के चक्कर में लगे। तोड़िए, नेता को तोड़ सकते हैं। आपको बताया क्या उन्होंने? नहीं टूटेगी। आपको बताया क्या उन्होंने ये बात?
आपको बताया क्या उन्होंने ये बात? पूरे दुनिया ने पढ़ा है सुदेश जी भाई, आपका जो अरे भाषण देना बंद करिए, अपने घर को संभालिए। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक, विजय कौशिक, विजय कौशिक, विजय कौशिक, आपने कहावत यहाँ भाषण देंगे वहाँ खिसक जाएगी, वहाँ खिसक जाएगा आपका न्यू, समझ रहे हैं आप? एक कहावत आपकी है, न्यू खिसक रही है, यहाँ भाषण दे कन्या रहे हैं। भय कोतवाल तो डर काहेगा। जो मोदी जी कल तक कहते थे मैं कोतवाल हूँ, घबरा तो मैं आप सारे रहे हो, तो आप भ्रष्टाचारियों हैं। को चोरों को जेलों में डालूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, नहीं एक साथ आप लोग बोलेंगे तो एक साथ आप लोग बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, नहीं विजय कौशिक जी, ठीक है, ये राजनीति है। अभी आप अजीत पवार के ऊपर कह रहे हैं कल को, एक सेकेंड सर, ऐसा नहीं है कि शरद पवार जब कांग्रेस में थे तो उन्होंने 40 विधायकों के साथ पार्टी तोड़ी थी, तो ऐसे में हमें अचंभित होने की जरूरत नहीं है। अभी सवाल यहाँ यह है कि जैसे महाविकास अघाड़ी मुंबई में टूटी है, कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है 2024 का चुनाव है और आप एक एक करके तमाम दलों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप बीजेपी के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे कि ठीक है उन्होंने उस पार्टी को मिला लिया, ये कर लिया, तो आने वाले समय में आपके पास और आपके पास जो विपक्षी पार्टियां आने वाली थी उनका क्या होगा? ऐसे में तो वहां पर भी फूट की खबर है। लालू प्रसाद यादव ने परसों अपने भाषण में कहा है, लालू जी कह रहे हैं कि ये आरजेडी है, यहाँ कितना भी बीजेपी फोन कर ले यहाँ से लोग नहीं जाने वाले बीजेपी में। इसका मतलब है कि फूट की घड़ी वहां भी है। प्रीति जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम तो मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बार शबीर है, अहमद, भाजपा उसकी धज्जियां उड़ा रही है। विजय कौशिक जी एक सेकंड, शबीर अहमद को हम सुन लेते हैं, उसके बाद विजय कौशिक जी, जल्दी से शबीर जी बताइए। देखिए, तो तोड़ फोड़ आजकल दस्तूर हो गया है, मानवता से दूर हो गया है, पद का नशा इसमें ये चूर हो गया है, इंसानियत से इंसान अब दूर हो गया है। राजनीति गंदे, इतनी गंदगी में अब छिप गई सियासत कि आज जनता भी नेता चुनने में बड़ा सोच रहा है, मजबूर हो गया है। जात पात भेदभाव, हिंदू मुस्लिम, यही देश की राजनीति है। देश की राजनीति को इन्होंने इतना गंदा कर दिया है कि राजनीति में जाने से भी आजकल डर लग रहा है कि ये क्या करके रख दिए हैं। देश की राजनीति राष्ट्र प्रेम से शुरू कीजिए, राष्ट्रीयता को लेकर चलिए, राष्ट्र के जवानों को काम दीजिए, किसी को महंगाई से बचाइए। यहाँ क्या ही है, इनको क्या लेना देना किसान और किसानी से? किसने नाता जोड़ लिया है अदानी अंबानी से? इनको क्या लेना देना है? न किसान से, न किसानी से, न मजदूर से, न सारी चीजों से। ये तो अदानी तो हमारा काम नहीं है, रूप में चल रहे हैं। हम अपने को मजबूत करेंगे, इनको हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। विजय कौशिक जी थोड़ा जवाब दे ले, विजय कौशिक जी जवाब दे, कैसे आप अलायंस बचाइएगा, कैसे आप अलायंस बचाइएगा? चलिए कोई आपकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्या घर के लोग इतने कमजोर हैं कि अपने घर को छोड़कर चले जाएंगे? देखिए किसी पार्टी में कोई क्षेत्रीय दल के अंदर टूट होती है, कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है। कांग्रेस को ऐतराज इस बात से है कि अगर मोदी जी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें, सीबीआई का दुरुपयोग करें, ईडी का दुरुपयोग करें, पैसे बांटे जाएं और तब सरकार गिराई जाए, जैसे इन्होंने हमारे साथ मध्य प्रदेश में किया, जैसे इन्होंने राजस्थान में कोशिश की, जैसे अब इन्होंने महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया था, कर्नाटक में किया। तो कहने का भाव यह है कि देश में पहली बार तानाशाह की सरकार, जो अपने मन मुताबिक, अगर कोई क्षेत्रीय दल इनके मन मुताबिक काम नहीं करता तो उस क्षेत्रीय दल को खत्म करने के लिए ये कैसी कैसी साजिशें रचते हैं, ये देश की जनता को समझ लेनी चाहिए। जिनको ये चोर और बेईमान कहते थे कल तक, आज वो उनके हिस्सेदार हैं। 2014 से पहले देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनकी नस नस में भ्रष्टाचार है। क्या जीवन भर से कांग्रेस पार्टी अमीर रहे? क्या जीवन 75 साल अमीर रही कांग्रेस? क्या 75 सालों के बाद भी कांग्रेस ही अमीर रही है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? तो सही और हम सबसे बड़े नहीं सर, विरोधाभास है आपके स्टेटमेंट में, विरोधाभास है। आपने कहा विरोधाभास है सर, आपने कहा कि सबसे गरीब पार्टी थी, अभी आप कह रहे हैं सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है। क्या टैक्स के पैसे से ही कांग्रेस पार्टी अमीर पार्टी थी ना सर? क्या बात कर रहे हैं आप? सुदेश वर्मा, जिसके बाद राहुल लाल जी। सुदेश वर्मा, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने घर को बचा नहीं पा रहे, इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग भाजपा वाले हैं और अपने पार्टी को मजबूत करेंगे और आपको कमजोर करेंगे।
और हमें राजनीति अपने है। घर को हर बचाना जगह चाहिए, करेंगे। यही कह रहे हैं और ना। बिल्कुल आप भाजपा वाले चोर और और सुन डाकू लीजिए, हैं, उनसे अपने घर को सुरक्षित नहीं, हम रखना तो अपने हमारी आप को खुद की यही जिम्मेवारी है। डर से मतलब भाजपा चोर आप की हैं, सरकार क्या कर रहे है, हैं? उसकी कोई चोर जिम्मेवारी आप नहीं हैं, है। इसलिए आप डर मियां रहे बीवी हैं। में आप डर रहे हैं क्योंकि फूट आप पैदा चोर हो जाती है, हैं। आप डर क्यों और डर शक रहे हैं? से। आप अगर जो भारत की एजेंसियां हैं करप्शन के खिलाफ काम करें, प्रीति जी आप इन्हें चुप तो कराइए, तभी तो मैं आप बोलूं। राहुल चुप है, जी को चुप है, ये थोड़ा बोल रहे थे है। रहा था। शबीर ये जी सिर्फ जरा चिल्ला सकते हैं अच्छा क्योंकि अभी काउंटर लोग भी करिएगा, वोट नहीं देने पहले बीजेपी के नेता बोल लें शबीर आप साहब, उसके बाद आप काउंटर सुन कीजिए। तो लें, बोलिए। सुन तो लीजिए हमें, कि आप ही बोलते रहिएगा, भाषण थोड़ी नहीं है। देखिए, हम भाजपा को बड़े करेंगे, भाजपा को मजबूत करेंगे, इनको कमजोर करेंगे, यही राजनीति है और हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करेंगे। और जहां तक एजेंसीज की बात है, संविधान अगर आप चोर नहीं हैं, आपने देश को महाराष्ट्र के मामले पे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने लूटा है तो आप बचेंगे नहीं। ये दिन चला गया कि सत्ता में रहे और चोरी करें, फिर शुरू हो गए, देखिए फिर शुरू हो गए ये लोग। सुप्रीम क्या हो कोर्ट गया भाई, सुन तो लो। एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, साल पहले महाराष्ट्र में में तो तमाम सुन तो लो। घटनाएं एक घटी, साथ उसके नहीं। बाद की बात सुप्रीम करते हो, कोर्ट का सुन सवाल तो लो। पूछा, फिर उन्हीं एक घटनाओं कैसे की आवृत्ति डेमोक्रेसी हो है रही भाई? है। एक साथ नहीं, प्लीज अरे एक साथ नहीं। डेमोक्रेसी की बात करने वाले बात तो सुन ले पहले। नहीं, आपने कहा ना डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल की तरीके बात से, करने वाले तभी पहले मैंने बात तो सुप्रीम सुन कोर्ट लो। के 5 डेमोक्रेसी सदस्यीय अगर संविधान है पीठ को तो कोर्ट मुझे किया भी बोलने का अधिकार है ना। एक साथ एक पहले बोलने नहीं दीजिए, आपको आप लोगों को भी सुन रहे थे अरे सुदेश भाई वर्मा जी, साहब, सुन आपका टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। लीजिए। बोलिए सुदेश जी, प्लीज आप प्लीज प्लीज अपनी इसे बात टर्न रखिए, मान ठीक लीजिएगा है। फिर अब से। बोलिए बोलिए प्लीज। देखिए, हमें कोई आपके बोलने से हमें कुछ नहीं होने वाला। राजनीति में हम लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राजनीति करेंगे और आपको खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोग चोर चक्कू की पार्टी हैं। ये तो प्रण है हमारा। जिसने भी देश को लूटा है वो नहीं बचेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो डरने की क्या ठीक है, बात अब राहुल लाल जी समय कम है, समय कम है। राहुल लाल क्या जी दिक्कत जल्दी है से, आपको? राहुल लाल जी जल्दी से। देखिए, अब मैं एक ही चीज कहूंगा, 1 साल पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ ये घटनाएं घटी थी और आप देख लीजिए 1 साल में क्या परिणाम रहा है। देखिए, उनके पास ना पार्टी रहा ना सिंबल रहा, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में आप नतीजे देखिए, वो वहां पे जीत रहे हैं। पैक्स के चुनाव में उद्धव ठाकरे गुट वहां पे जीत रहे हैं, बाजार समिति के चुनाव में जीत रहे हैं, पूरे 1 साल जीत रहे हैं। यानी जनता का, मैं मानता हूं कि अगर ये घटना ना घटती तो उद्धव ठाकरे इतने बड़े नेता ना बनते। और वही इतिहास फिर आप लोगों ने जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है वो शरद पवार के साथ दोहराता हुआ दिख रहा है। तो महाराष्ट्र की परिस्थिति आज भले आज सदन के भीतर जो है कि एनसीपी या फिर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है वो महाविकास अघाड़ी कमजोर होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जनता के बीच में ऐसी स्थितियां रहेगी मानना बड़ा मुश्किल चीज है। हम लोगों ने इतिहास में भी देखा है प्रीति जी, 1986 में 58 लोगों के साथ जीत के गए थे ये, और उसमें 52 लोग अलग हो गए थे, अकेले रह गए थे 6 लोगों के साथ। लेकिन अगला चुनाव होता है 79 लोगों के साथ शरद पवार आते हैं। तो ये राजनीति में जनता चयन करती है, इसके लिए भी बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि संवैधानिक तौर तरीके से हो रहे हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ लेना चाहिए, किस तरह से राज्यपाल के पूरे गरिमा का हनन किया गया और राज्यपाल के हाउस को से गलत निर्णय लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो काल चक्र को पलट के फिर से उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, लेकिन चूंकि वो इस्तीफा दे सुप्रीम कोर्ट चुके ने ये थे, बोला क्या कि सुप्रीम अगर कोर्ट के आपको आदेश एनसीपी में समर्थन दे तो आप मत समर्थन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने ने बोला क्या प्रीति जी कि अगर कोई पार्टी हमें समर्थन दे तो हम नहीं ले पार्टी फिर से पुरानी सरकार बहाल हो ऐसा जाती। बोला क्या सुप्रीम कोर्ट ने? भाई आप अरे सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला है कि नहीं, ये कि आपके सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल डिसाइड ने करती गलत है ढंग से निर्णय लिया, किस पार्टी को राज्यपाल किसको हाउस का समर्थन आप करना है, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट गलत डिसाइड प्रयोग करेगी किया है, क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये तो पार्टी डिसाइड करती है। अरे भाई पार्टी, आप, मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो राज्यपाल की भूमिका उस को सेक्शन डिसाइड पे बोला करेगा। था, आप ये अभी दूसरी भी बात है। अभी भी इसमें पूरे क्या के बात पूरे है? मामले में जो आपका दल हमारी बनाता है, सरकार है, एंटी-करप्शन लॉ है, एक वो अभी पार्टी भी हमें अटका पड़ा समर्थन हुआ दे रही है, और हम नहीं आपके ले 16 समर्थन। जो एक नाथ शिंदे ग्रुप के लोग और हैं जहां उनके ऊपर तक अभी भी- नहीं, ठीक की बात है, है, एक सेकंड जहां तक फ्यूचर की बात है, राहुल चुनाव जी आने राहुल जी दीजिए। एक सेकंड राहुल चुनाव में जी देख लेंगे। राहुल जी देखिए, चुनाव में है देख लेंगे, आने दीजिए। 2024 लोकसभा का चुनाव है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये विपक्षी पार्टी जितने उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी जब पटना गई थी तो उनके जो वो मीडिया को संबोधित कर रही थी, उन्होंने कहा था कि मोदी को सिर्फ विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर ही हरा सकती हैं। और अगर वो कह रही है कि इस बार अगर प्रधानमंत्री मोदी जीत गए तो उसके बाद दोबारा कभी भी हम प्रधानमंत्री को हरा नहीं पाएंगे, तो यही लास्ट चांस है जब वो हरा नहीं ऐसे पाएंगे, में चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। हाँ, वो कह रही है चुनाव ये नहीं उन्होंने होगा, ठीक है शबीर अहमद जी, मतलब लेकिन ऐसे में राहुल लाल जी आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। अभी सुदेश वर्मा जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने घर को बचाइए, आप हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ के कुछ नहीं कर सकते, पार्टियां करेगी आगे। एक बात बताइए, क्या विपक्षी पार्टियां 2024 के लिए दूसरे जितने दल हैं, क्या उनको एक साथ लाने का काम नहीं कर रही? जितने भी घटक दल हैं, अब लाने का काम जब आपकी विपक्षी पार्टियां कर रही तो बीजेपी क्यों ना कोशिश करे? बीजेपी कोशिश करे ना संवैधानिक तरीके से,
लेकिन बीजेपी को पूरा अधिकार है, तो राजनीति में दांवपेच चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परेशानी तब होती है जब उस दांवपेच के भीतर इनकम टैक्स की एंट्री होती है, ईडी की एंट्री होती है, सीबीआई की एंट्री होती है। सुदेश जी बड़ा खुल के कह रहे हैं कि किसी को क्लीन चिट नहीं दिया गया है। सुदेश जी, आपको याद होना चाहिए हेमंता विश्व शर्मा का पूरा घटनाक्रम, उसमें पुस्तिका निकाली थी आप लोगों ने, कहाँ चले गई, क्या कहाँ पे वो गतियां चल रही है अभी? तमाम लोग जो तृणमूल कांग्रेस से आपके पार्टी में आए, अब वो जांच की गतियां कहाँ चल रही है? तो ये जो स्थिति मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, केस चला रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, सोनिया गांधी दोषी दे दीजिए सजा, राहुल गांधी दोषी दे दीजिए सजा। शबीर अहमद जी से एक सवाल, समय कम है, शबीर अहमद से एक सवाल, समय कम है, शबीर अहमद साहब से एक सवाल। अब अगला कदम शरद पवार का क्या होगा सर? कद्दावर नेता हैं आप एनसीपी के, शब्बीर अहमद, अगला कदम सुप्रिया सुले, शरद पवार का क्या होगा? उनका कदम के बारे में पता लगाना अपने बस की चीज नहीं है। वो कदम हम लोग जो उठाएंगे जनता के हित के लिए उठाएंगे। अगला कदम तो कल वो कार्यकारिणी की मीटिंग दिल्ली में बुलाए हैं और वहाँ वो क्या निर्णय लेंगे। हम दिल्ली नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए हम आपको उसके बारे में भी कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा व्यक्तिगत तबीयत के नासाज होने के वजह से मैं फंसा हुआ। चलिए अगली मीटिंग कार्यकारिणी की बैठक कल होगी, के लिए कल दिल्ली में मीटिंग, कल दिल्ली में मीटिंग। चलिए ठीक है, तमाम जितने लोग हैं उनसे एक बार फाइनल कमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। विजय कौशिक जी, सबसे पहले फाइनल कमेंट दीजिएगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, आज बीजेपी कह रही है कि लोग अपने घरों की रक्षा खुद करें, तो भाई आप लोगों की सरकार क्यों है? मतलब क्या इसलिए कि आप खुद चोर डाकू बनकर लोगों के घरों में घुस सकें, उनका माल लूट सकें? जो काम आप क्षेत्रीय दलों के साथ कर रहे हैं, यही काम तो चोर डाकू आम जनता के साथ करते हैं। ठीक है, फिर आप में और चोर डाकू में फर्क क्या है? राहुल लाल मोदी जी 2024 के लिए इतना पागल ना हो। तमाम विपक्ष को लेकर हम लोग बात कर ही रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ भी बड़ी समस्याएं चल रही हैं। एकनाथ शिंदे ग्रुप के समूह में खुल के जो है कि असंतोष बाहर आ रहा है, और जिस तरह से अजीत पवार ने कहा है कि अभी कई और लोगों को जो है कि मंत्री बनाया जाएगा अपने विधायकों को साथ में लाने के लिए, वैसे स्थिति में असंतोष की रेखा बीजेपी के भीतर भी है और शिंदे ग्रुप में भी है। तो ये कैसे तालमेल बनाएगी बीजेपी, ये इनके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। सुदेश वर्मा जी, फाइनल कमेंट, तालमेल बनाने की बात। देखिए, हम लोगों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी को रोक पाना आपके वश की बात नहीं है। 2024 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे, ये सब उसके लिए नहीं है। लेकिन हमरे पर ठिकरा फोड़ने की जगह अपने अंदर झांक के देखिए, भाजपा वही करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड होगा। और अगर हम गलत करते हैं, अगर एजेंसीज गलत करती है, कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं आपको? कोर्ट पर भरोसा रखिए। देश जो है इंस्टीट्यूशन से चलता है, आपके बोलने से नहीं चलता, ना हमारे बोलने से चलता है। अगर एग्जीक्यूटिव ने गलती किया तो कोर्ट उस पर फैसला लेगी, आपके बोलने से कुछ नहीं होना। डेमोक्रेसी में प्रश्न चिन्ह मत लगाइए कि चूंकि भाजपा है, भाजपा मजबूत हो रही है तो डेमोक्रेसी खतरे में हो गया। शबीर अहमद जी, फाइनल कमेंट। और आप शबीर अहमद जी, फाइनल कमेंट। शबीर अहमद जी, समय नहीं। लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोकतंत्र के घोड़े पर एक व्यक्ति चढ़ा है, लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। वो कह रहे हैं कि मोदी को कोई रोक नहीं पाएगा, जनता जिस दिन ठान लेगी तो कोई जीता भी नहीं पाएगा, ये लिख ले। और जनता इस बार फैसला कर रही है कि सरकार दिल्ली में नहीं होनी चाहिए। सुदेश वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, जो अजीत पवार जी को समझ में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और आपने देखा कैसे महाराष्ट्र की सियासत दिन रात चौकनी बदल रही है। ऐसे में कल दिल्ली में शरद पवार के गुट तमाम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, अभी भी हमें पता चला है। अब ऐसे में कल क्या होगा उस पर भी नजर रहेगी। आज हमने थोड़ी देर पहले बड़ी खबर भी पढ़ दी कि अजीत पवार ने शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अब ऐसे में बहुमत साबित तो कर दिया अजीत पवार ने, लेकिन क्या अब बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे के तमाम विधायक और एकनाथ शिंदे खुद, क्या वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? इस पर भी सवाल बन रहे हैं, क्योंकि अब शिंदे गुट के लोग बाहर आकर मीडिया से खुले तौर पर शिकायत कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ रहेगा, लेकिन देखना न भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।